चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 18 इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा पहले उससे पहले ये चैप्टर 17 का टेस्ट हमारा आज है और चैप्टर 16 का 17 का हमारा इंशाल्लाह संडे को होगा। सुजाल पुत्र, आपका पार्टनरशिप का टेस्ट किधर है? मैंने नहीं भूलना, आप कह रहे हो कि यार मैं भूल जाऊंगा। नहीं, मैंने वो आपसे टेस्ट लेना है यार, बहुत हैवी 15-20 नंबर का वो चैप्टर टॉपिक है और आपको मैसेज छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। वो टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। वो याद कर रहा हूँ सर, मैं तैयार करके दूंगा। अब बेटा करो, जल्दी करो, मैं करो जैसे मर्जी करो, टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम अगले टेस्ट सर पे आ गए हैं, अभी तो आप पार्टनरशिप तैयार कर रहे हो, ये कब करोगे सर? तो लिहाजा टेस्ट लाजमी देना है। चलिए मूव ऑन करते हैं। और बिलाल, मैंने आपको कहा था मुझे दोबारा करके भेजो यार, 1-2 क्वेश्चन ही करके भेजो ना, कम से कम, जिसमें मुझे लगे आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो गई है। ठीक हो गया? कोई से 2 क्वेश्चन जो है उनको रीराइट करके मुझे फिर से सेंड करें। क्लियर है बेटे? ताकि हम क्लास में उसको डिस्कस करें और वहां पे मैं आपको हाईलाइट कर सकता हूँ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पेपर है वो मैं क्लास में, आप तो यहाँ पे चंद ही बच्चे बैठे हैं लेकिन रिकॉर्डेड अच्छे खासे देखते हैं ये लेक्चर, तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि आपका वो पेपर जो है बंदर यहाँ पे ला के दिखाया जाए कि आपने कौन कौन सी लेजेंडरी चीजें उसके अंदर प्रोड्यूस की है। तो लिहाजा मुझे कोई 2 क्वेश्चन रिराइट कर दे ताकि जिसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकेंगे, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया? आपका तो इसमें फायदा हो ही जाएगा। चलिए आज बात करते हैं कंपटीशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। तो बेटा अगर बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें बीएमबीएस पर, और हम बीएमबीएस में पढ़ चुके हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। बेटा कंपटीशन, मार्केट के अंदर मौजूद कंपटीशन से क्या मतलब लेते हो आप? मुझे जरा एक्सप्लेन करना सीधा कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मतलब क्या? सर कंपटीशन से मुराद है कि प्रोडक्ट जो उससे रिलेटिव जो भी है वो मौजूद है और प्राइसेस का कंपटीशन हो रहा है, या आप ये कह लें सेलिंग का कंपटीशन हो रहा है उसका। हाँ, मतलब कंपटीशन से मुराद होता है कि एक ही प्रोडक्ट है या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट है, एक लिमिटेड मार्केट के अंदर हर कोई अपना एक जो प्रॉफिट है या अपना सर्वाइविंग है उसको हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, ये कंपटीशन होता है। कंपटीशन का ऑपोजिट क्या होता है बच्चे? कंपटीशन का ऑपोजिट क्या है? कंपटीशन तो हो गया ना सर्वाइवल। कंपटीशन का ऑपोजिट क्या है? नो कंपटीशन होगा सर उसमें तो। हाँ, नॉन कंपटीशन या अनकंपटीशन या डिसपॉसिबल कंपटीशन है। कंपटीशन का ऑपोजिट होता है बेटा मोनोपोली। मोनोपोली से मुराद होता है 100% मार्केट कंट्रोल। मतलब किसी मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट का सिंपल एक ही सप्लायर हो तो उसकी मोनोपोली होगी। थ्योरेटिकली 100% कहा जाता है, नॉर्मली अगर किसी का 30% पोर्शन भी हो मार्केट में तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। मोनोपोली उस सिचुएशन को कहा जाता है जहां पे कंपटीशन ना हो, मतलब जहां पे कंज्यूमर ज्यादा है और जो सप्लायर है वो कम है। अगर हम परफेक्टली बात करें, अगर हम आइडियली बात करें तो सिंगल कंज्यूमर, मिसाल के तौर पे क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में वापडा की मोनोपोली है या नहीं है? क्या ये सिंगल इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है या नहीं है? जी सर। बिल्कुल है। तो लिहाजा हमारी बात भी तो अजीब पड़ी है भाई, कहाँ पे बिजली की कीमतें पहुंच गई हैं। मैं अभी देख रहा था, हमारा इस बार हमारे थे कोई 190 यूनिट और उसका बिल आया तकरीबन कोई 28-2900। पिछले साल हमारे थे, नहीं, इस बार हमारे 210 यूनिट थे, बिल आया 28-2900। पिछले साल हमारे 190 यूनिट थे और बिल आया था तकरीबन कोई, सॉरी अपोजिट हो रहा है, यूनिट कम है और वो 190 यूनिट है इस बार, और बिल जो है वो 2800 है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमारे यूनिट 210 थे, बिल 2200 था। तो भाई ये हो रहा है। तो मैंने मोनोपोली का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि बेसिकली ये है क्या। तो इसका क्या नुकसान होता है कि भाई सिंगल अगर सप्लायर है तो वो अपनी मर्जी करेगा, अपनी मर्जी की कीमतें देगा, अपनी मर्जी की प्राइसेस फिक्स करेगा, उसका जो दिल करेगा वो करेगा, उसको कौन रोकने वाला है? वो तो बेवकाता हो जाएगा ना। मिसाल के तौर पर अपने इलाके में आप अकेले सीईओ है, अकेले क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या आप बंदे को बंदा समझोगे? है जी, मुझे बताया जरा। जी सर। ना, बिल्कुल भी नहीं समझोगे पुत्र। इसलिए तो अल्लाह ने औकात पे रखा हुआ है, अटेम्प्ट लगा के हमारी बात बजा देता है कि हम क्वालिफाई होने के बाद भी डाउट वार्ती होते हैं। कोई हमसे पूछे ना क्या करते हो जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम ज्यादा अकड़ते ही नहीं, अगला पूछ ले कितने सालों में डिग्री अटेम्प्ट में, तो बंदा वो वैसे ही डाउट वार्त हो जाता है। अच्छा जी,
तो लिहाजा ये होती है मोनोपोली। अब मुझे एक बात बताएं कि बेहतर क्या है, मार्केट में कंपटीशन का होना या मोनोपोली का होना? बेहतर सिचुएशन क्या है हमारे लिए, कंज्यूमर के लिए, जनरल पब्लिक के लिए? फिलहाल आप भी चाहते हैं बच्चे? कंपटीशन का होना। बिलाल किधर हो? जी सर। हाँ जी, क्या है, मोनोपोली बेहतर है या कंपटीशन बेहतर है? अगर देखा जाए तो इक्वल रहना चाहिए जी बेटा। बस देखा जाए तो इक्वल रहना चाहिए, जो जितना मिलता है उतना लेके बाकी को आगे आने देना चाहिए जैसे पहले था। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा टर्म्स में ले आए। मोनोपोली बेहतर है या कंपटीशन बेहतर है कंज्यूमर के रेफरेंस में? हाँ जी, कंज्यूमर के रेफरेंस से कंपटीशन बेहतर है। कंपटीशन बेहतर है। तो भैया बेहतरी आपको मुझे बताएं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान के अंदर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चंद लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये बताया जाए कि जनरल पब्लिक कंज्यूमर है या सप्लायर है ज्यादा? सप्लायर ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है? भाई कंज्यूमर ज्यादा है, जनरल पब्लिक ज्यादा है, सप्लायर कम है। तो लिहाजा क्या होता है, अगर हम बात करें जनरल पब्लिक के रेफरेंस में कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, मोनोपोली है या कंपटीशन है, तो हम कहेंगे कि कंपटीशन बेहतर है। क्यों? उसके अंदर सारे एक दूसरे का लड़ मर रहे होते हैं, प्राइसेस कंट्रोल में रहती हैं, एक चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। आपकी एक जगह की ब्रेड अच्छी नहीं लगी, आप दूसरी ले सकते हो। आपको एक जगह खाना अच्छा नहीं लगता, आप दूसरा खा सकते हो। आपके एक साबुन यूज कर रहे थे, सर के बाल गिर गए, आप दूसरा यूज कर सकते हो। तो ये कंपटीशन है हमारे लिए, तो ये बेहतर है। अगर सिंगल सप्लायर हो तो भाई वो तो कीमतें ही चढ़ाता जाएगा और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम उसके अलावा किसी और चीज पे जाए, किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाए। आप पेट्रोल को देख लो भाई, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम पेट्रोल को कंज्यूम करना छोड़ दें। हम नहीं छोड़ सकते, हम क्या करें? तो लिहाजा कंज्यूमर के रेफरेंस में बच्चे हमेशा कंपटीशन बेहतर होता है, जबकि अगर हम बात करें सप्लायर के रेफरेंस में तो उनकी हमेशा कोशिश होती है कि वो मोनोपोली क्रिएट करें। क्या यही बात ठीक है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। क्यों? सप्लायर तो हमेशा चाहेगा कि मेरे मुकाबले में कोई हो ही ना बंदा, मैं अकेला ही शहनशाह बना रहूं, मैं अकेला ही सारी चीज को खा जाऊं, सारा प्रॉफिट मेरा जो है वो मेरे हिस्से में आए। तो लिहाजा उसकी तो कोशिश ही यही होगी। तो लिहाजा बेटा देखो, अब जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इसका पर्पस क्या होता है गवर्नमेंट का? अब गवर्नमेंट क्यों सिलेक्ट करते हैं? ऐसी क्या वजह है कि हमें गवर्नमेंट बनानी पड़ती है? हम क्यों बनाते हैं गवर्नमेंट? ताकि सर चेक रखा जा सके सब पे। क्यों? चेक रखने से क्या फायदा होगा? आप खुद नहीं रखते थे चेक दुकानों वालों पे? आप खुद खाना पीना छोड़ दो, उनकी चीजों को बंद कर दो, बस बाइकआउट कर दो। बेटा हम गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि वो चेक एंड बैलेंस रखे। क्यों? जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि वो ऊपर जाके जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, कॉमन पीपल्स को इंटरेस्ट को उनके प्रोटेक्ट करे। तो मुझे पता है गवर्नमेंट के पास कौन सा ऐसा टूल होता है जिससे वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है या करती है? किस टूल को यूज करती है? लॉ। शाबाश। तो लिहाजा गवर्नमेंट के पास होती है लेजिस्लेशन पावर, उसके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी मौजूद है, वो एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो लिहाजा वो क्या करती है? कानून साजी के जरिए रूल्स एंड रेगुलेशन एंड चेक एंड बैलेंस मेंटेन करती है। किस लिए? ताकि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब मुझे एक बात बताएं, हम इस चीज पे एग्री हैं कि पाकिस्तान में वापदा की मोनोपोली है? जी सर। बिल्कुल। लेकिन क्या फिर इस चीज पे आप एग्री नहीं हो कि वापदा गवर्नमेंट के अंडर आता है? जी सर एग्री है। तो फिर वापदा गवर्नमेंट के अंदर क्यों आता है? तो वो इसलिए गवर्नमेंट ने वापदा को अंदर रखा हुआ है क्योंकि उसकी मोनोपोली है और इस चीज का खतरा मौजूद है कि ये अपनी पोजीशन को यूज करते हुए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की बाढ़ लगा सकता है। ऐसी बात है। जी।
तो लिहाजा फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे अपने अंदर ले लिया, उसको नेशनलाइज कर दिया। तो अब वो कोई भी प्राइस बाबा अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है? नहीं नहीं बढ़ा सकता। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये तो और बात है। इसमें यहाँ पे हमारे वजीर आजम के अलावा किसी की मर्जी चल रही है, लेकिन बहरहाल बाप अपनी मर्जी से प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता। तो लिहाजा यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। वहां पे कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और मोनोपोली को डिस्करेज किया जाता है। तो लिहाजा मार्केट में कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसको कंपटीशन एक्ट कहते हैं। तो अब स्टोरी समझ आई सारी बच्चे? जी सर। तो लिहाजा इस कंपटीशन एक्ट का पर्पस क्या है कि भाई जो मार्केट है उसके अंदर मौजूद सप्लायर्स को नॉन कंपेटिटिव बिहेवियर अडॉप्ट करने से बाज रखा जाए। मतलब वो किसी तरह की मोनोपोली ना क्रिएट करने की कोशिश करें, आपस में एग्रीमेंट ना कर लें कि भाई हम जो है वो प्राइस फिक्स कर लें, या इससे नीचे किसी ने नहीं बेचना, जैसे ऊपर किसी ने नहीं बेचना, या हमने आज स्ट्राइक कर देनी है, या हमने ये चीजें सिर्फ मार्केट में लिमिटेड सप्लाई रखनी है, इसकी सप्लाई काट देनी है। तो ये चीजें एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस हुई ना। जी ऐसी सर। बात है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए। तो लिहाजा कि जो सप्लायर होता है वो कंज्यूमर को मैनिपुलेट ना कर सके अपनी पोजीशन को यूज करते हुए, तो उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं उनको कंपटीशन एक्ट कहा जाता है। ये सबसे मुश्किल चीज थी इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको समझानी। समझ आ गई है सारा कुछ? जी सर। चलें, बाकी आगे डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। उसके बाद फिर हम आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो इसके टॉपिक के साथ करेंगे कि ये क्या चीज है। बेसिकली ये भी एक बड़ी इंटरेस्टेड और मजे की चीज है। अच्छा, अब तो देखो कंपटीशन एक्ट के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है ना कि मोनोपोली क्रिएट ना हो ये वो, लेकिन ये बहुत सारे मामला को डील करता है। मिसाल के तौर पे फोर्जरी, KFC की जगह BFC लिख के चला रहे हो, नहीं हो सकता। कंपटीशन एक्ट इसमें इन्वॉल्व करेगा कि भाई आप उसका नाम यूज कर रहे हो, सिमिलर नाम रखना, डिसेप्टिव धोखे देना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अच्छा जी, पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। वो कहते हैं टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ कमर्शियल एक्ट। स्फीयर से मुराद होता है बेटा डायरेक्शन कह सकते हैं, डायमेंशन कह सकते हैं, आप इसके सेक्टर्स कह सकते हैं इनको। स्फीयर जैसे टेरिकल स्फीयर जिसको कहा जाता है, स्फीयर कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी टू एनहांस इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर। तो एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को क्या किया जाता है पुत्र? कंपटीशन एक्ट बनाया जाता है। क्लियर है जी? जी सर। चलेंगे आगे चलते हैं, मजीद डेफिनेशन देखते हैं। गुड्स से क्या मुराद? गुड्स से मुराद मार्केट में प्रोडक्ट्स होती हैं, गुड्स होती है, उससे क्या मुराद? Goods include any item, raw material, product और by product which is sold for consideration. Consideration से मुराद होता है इन रिटर्न पैसा या मनी या कुछ भी हो सकता है। जो आप किसी को कोई चीज देते हो और रिटर्न में जो लेते हो उसको कंसिडरेशन कहते हैं। आपने किसी को 1 किलो चीनी दी, बदले में आपको 500 रुपया मिला, तो ये एक कंसिडरेशन होगी 500 रुपया। तो लिहाजा प्रोडक्ट से क्या मुराद? कोई भी प्रोडक्ट। गुड से क्या मुराद? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? आपको पता है कि शुगर जब बनती है तो साथ में ग्लिसरीन भी पैदा होती है शुगर के जूस से। कभी सुना इस चीज को? नहीं सुना। आपके घर में मक्खन या मलाई से देसी घी बनाया जाता है? कभी देखा ये प्रोसेस? बिलाल नहीं सर। ये भी नहीं देखा आपने, और आप पैदा हो गए हो? अच्छा हाँ, बिलाल ने देखा। शहरी मुंडों ने। अच्छा शहरी मुंडे हो, बर्गर बच्चे, बर्गर। कोई नहीं पुत्र, लग जाएंगे पत्ते आपको शहरी मुंडों को भी। अच्छा बिलाल, आपको जब पता है कि वो मक्खन या मलाई से जब हम घी बनाते हैं तो एंड पे उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी कसाफत बच जाती है। हमारी माएँ क्या करती है, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें मिलाती हैं, थोड़ी सी चीनी मिलाती हैं और उससे एक बेहतरीन किस्म का हलवा तैयार हो जाता है और बड़ा मजे का होता है। बिल्कुल। तो इसकी मेन प्रोडक्ट तो इस प्रोसेस की थी घी। बाय प्रोडक्ट क्या थी?
वो हलवा जो उसके साथ से निकला। इसी तरह जब चीनी बनती है तो मेन प्रोडक्ट होती है चीनी, लेकिन साथ में एक और प्रोडक्ट तैयार हो रही होती है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरीन। तो लिहाजा बाई प्रोडक्ट भी गुड्स में आती हैं। तो लिहाजा कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में पैसे के अगेंस्ट में सेल या ट्रांसफर की जा सके उसे गुड कहते हैं। क्लियर है? रिटेलर, रिटेलर से क्या मुराद है? रिटेलर इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनी गुड्स, कि किसी गुड की सेल से रिलेटेड रिटेलर है। ये जो हम कहते हैं रिटेल शॉप है, ये होलसेल डीलर है, ये रिटेलर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मैन्युफैक्चरर है। ये होता क्या है मैं अब आपको बताता हूँ, एक सीक्वेंस समझिएगा, ये आपको सेल टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे आपको ये काम आएगा। सबसे पहले आता है बेटा मैन्युफैक्चरर, जो चीज बनाता है, ठीक है, ऐसी बात है। मैन्युफैक्चरर चीज देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है? मैन्युफैक्चरर से चीज उठाना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देना मुख्तलिफ लोकेशन पे। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक? यस सर। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये आगे सप्लाई करते हैं होलसेलर को। मतलब ये वो शॉप्स होती है जहां से छोटी छोटी शॉप्स वाले जो है वो आके बल्क में चीज खरीद के जाते हैं, होलसेल प्राइस जिसको कहा जाता है। समझ आइए यहां तक? क्लियर है? जी सर। यस सर। होलसेलर के बाद आता है बेटा रिटेलर। रिटेल शॉप उनको कहा जाता है, ये जो हमारे खोखे होते हैं जहां से एंड कंज्यूमर चीज खरीदता है, जहां से एंड कंज्यूमर चीज खरीदता है उस शॉप को रिटेलर शॉप कहा जाता है, या रिटेलर कहा जाता है, या रिटेल कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? तो लिहाजा मैन्युफैक्चरर जो है ये कंज्यूमर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कंज्यूमर नहीं है, क्यों? इसने चीज वैसे आगे सप्लाई कर देनी है। होलसेलर भी कंज्यूमर नहीं है क्योंकि इसने आगे चीज रिटेलर को सप्लाई कर देनी है। रिटेलर भी कंज्यूमर नहीं है, इसने आगे एंड कंज्यूमर को सप्लाई करनी है, जनरल पब्लिक को, और वो हम तक मिलती है। तो लिहाजा ये जो रिटेलर है इसकी डेफिनेशन हमारे जो कंपटीशन एक्ट है उसके अंदर क्या लिखी है? रिटेलर इन रिलेशन टू द सेल ऑफ एनी गुड मीन अ पर्सन हु सेल द गुड टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। तो क्या मतलब? कि एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स को कोई भी सेल कर रहा है, पर्पज क्या उसका? कंजम्पशन। देखो मैन्युफैक्चरर ने चीज दी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर कंजम्पशन के लिए नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है? रीसेल कर रहा है आगे होलसेलर को। होलसेल क्या कर रहा है? रीसेल कर रहा है आगे रिटेलर को। रिटेलर क्या है? रीसेल कर रहा है आगे एंड कंज्यूमर को। एंड कंज्यूमर उसे यूज कर रहा है। तो लिहाजा रिटेलर वो शख्स जो किसी ऐसे बंदे को सेल करे जो आगे फर्दर सेल ना करे, बोले उसको कंज्यूम कर ले। कंसेप्ट क्लियर? जी सर। ओके जी, गुड हो गया। उसके बाद अगली डेफिनेशन है रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट से क्या मुराद? means the market which shall be determined by CCP with reference to product, market and geographic market। कि भाई एक ऐसी मार्केट जिसको किसी बेस के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ये एक सेपरेट मार्केट। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे एक आबिद मार्केट है, वो मशहूर है जी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह हमारे यहाँ पे कौन सी जगह है, वो सारी मोटरसाइकिल की मार्केट है। तो लिहाजा ये क्या होता है, इसी तरह हम लोकेशन के हिसाब से भी, ज्योग्राफी के हिसाब से भी मार्केट को प्रोडक्ट, लोकेशन, ये ज्योग्राफी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते होते हैं। तो रेलिवेंट से बात कि भाई ऐसी मार्केट जिसको आप किसी भी प्रोडक्ट, मार्केट या ज्योग्राफिक बेस के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकें, उसको एक एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए।
अच्छा जी, पानी वाला आया होगा। रेलिवेंट मार्केट से क्या मुराद है? एक ऐसी मार्केट जिसको आप प्रोडक्ट, लोकेशन या उसकी टाइप के हिसाब से, ज्योग्राफिया के हिसाब से आप उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सको, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट रेलेवेंट मार्केट। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, प्रोडक्ट मार्केट भी इसका पार्ट है और ज्योग्राफिक मार्केट भी इसका पार्ट है। प्रोडक्ट मार्केट से क्या मुराद? वो मार्केट जिसको आप प्रोडक्ट, अच्छा ये सीसीपी जो यहाँ पे लिखा है इसका है सेंट्रल काउंटर पार्टी। ये एक बेसिकली एजेंसी है या आप इसको कह सकते हैं इदारा है जो मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं मार्केट्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है या उनको सेपरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि यार ये वाली, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ना, एक शहर के अंदर रहते हो तो भाई ये कौन सी मार्केट है हमारे लिए? हम कहते हैं जी यहाँ पे जो बरकत मार्केट है ये एजुकेशनल सारे कॉलेजेस वगैरह यहाँ पे है, इसको हम कॉलेजेस की मार्केट कह सकते हैं। आबिद मार्केट है जी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठे होते हैं तो बेटा फिर प्रोडक्ट की मार्केट इस तरह नहीं होती कि जनाब लाहौर पाकिस्तान, उसके अंदर लाहौर के अंदर मौजूद आबिद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक, नहीं। फिर किस तरह होता है कि देखो पाकिस्तान 203-4 जो भी मुल्क हैं हमारे टोटल, उनमें से हर मुल्क की डिफरेंट इंपोर्ट्स होती हैं। मतलब एक मेजर इंपोर्ट, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान है, हमारी सबसे मेजर इंपोर्ट पेट्रोल है, तो हम एक पेट्रोलियम मार्केट कहे जा सकते हैं। इसी तरह कुछ ममालिक हैं जिनकी फूड या कंजम्पशन है उसकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है बाकी सबके निस्बत। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब वगैरह की बात की जाए तो वहां पे उनके पास पेट्रोल तो वहां से है, उनकी ज्यादा इंपोर्ट क्या है? फूड आइटम जो है, जो ईटिंग आइटम है, इसकी सबसे बड़ी इंपोर्ट होती है उनकी, तो वो फूड मार्केट। तो लिहाजा कंट्री वाइज मार्केट होते हैं। तो फिर ये मार्केट की कैटेगरी कौन डिसाइड करता है? तो ये एक सेंट्रल काउंटर पार्टी, एक इदारा है, एजेंसी आप कह सकते हैं, एक नाम है, वो इसको रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट बेसिस के ऊपर, मुख्तलिफ मार्केट्स को नाम देता है, आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है लोगों की सेल और परचेज के अंदर। क्लियर है बच्चे? जी सर। ओके, प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है? अ प्रोडक्ट मार्केट कंप्राइजेस ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हिच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर बाय रीजन ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक प्राइस एंड इंटेंडेड यूज। एक प्रोडक्ट मार्केट वो मार्केट है जो उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करती है जो इंटरचेंजेबल है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, या हम कहते हैं हमारे यहाँ ऑफिस सेंटर है मोबाइल मार्केट, क्या उसमें किसी एक कंपनी का स्पेसिफिक मोबाइल मौजूद होता है उस पूरे प्लाजा में? नो सर, मुख्तलिफ कई कंपनी मोबाइल हैं, कई कंपनीज के होंगे, कई स्पेसिफिकेशन के होंगे, सारा कुछ उसमें डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्या ये सिमिलर मार्क प्रोडक्ट तो है ना, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तो है ना। आप एक कंपनी का मोबाइल ले, उसकी जगह दूसरी कंपनी का भी तो ले सकते हैं। जी शाबाश। तो प्रोडक्ट मार्केट से मुराद वो मार्केट जो किसी किस्म के खास प्रोडक्ट के ऊपर बेस करती है या उससे रिलेटेड आइटम या उसकी सब्स्टिट्यूट आइटम की जो प्रोडक्ट होगी वहां पर उसको प्रोडक्ट मार्केट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी आबिद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, तो मतलब ये नहीं कि वहां पे सिर्फ पंखे मिलते हैं, वहां पे पंखे भी मिलते हैं, वॉशिंग मशीनें भी हैं, फ्रिज भी है, कूलर, हर चीज मिलती है वहां पे। तो लिहाजा, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये सारी सब्स्टिट्यूट या रेलेवेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसलिए इसको प्रोडक्ट मार्केट कहा जाता है। ज्योग्राफिक मार्केट क्या होता है बेटा? कंप्राइजेस द एरिया इन विच द अंडरटेकिंग कंसर्न्ड आर इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इन विच द कंडीशन ऑफ कंपटीशन आर sufficiently homogeneous and which can be distinguished from neighboring geographic areas because in particular the condition। तो भाई एक लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे। सिंपल सी बात यह है कि ज्योग्राफिकल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसको एरिया की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है, या जिसमें सप्लायर जो होता है वो एरिया वाइज अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करता है कि भाई लाहौर जो है वो मेरी मार्केट है, मेरी मार्केट कराची है, एरिया वाइज होता है, कराची की मार्केट में डाल रहे हो या लाहौर की मार्केट में डाल रहे हो। ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम ज्योग्राफिया की बेस के ऊपर, एरिया की बेस के ऊपर किसी मार्केट को नाम दे रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज मार्केट क्या होगी? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में काम कर रहे हो या आप क्लॉथ की इंडस्ट्री में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो या फूड बिजनेस में, ये प्रोडक्ट मार्केट होगी। एरिया मार्केट विद द रेलेवेंट टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, जिसको नाम दिया जाता है उस मार्केट को किसकी तरफ से? सप्लायर की तरफ से, तो उसको ज्योग्राफिकल मार्केट कहा जाता है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। अच्छा जी, ये तो थी डेफिनेशन कि भाई कंपटीशन एक्ट के अंदर डेफिनेशन जो है वो ये थी। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन एक्ट बेसिकली क्या कुछ रेगुलेशन या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है।
तो ये तो बहुत बड़ा एक एक्ट है, जब आप फाइनल लेवल पे जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, ये बहुत वसी इसका स्कोप है। यहाँ पे 2-3 जो है इसके एस्पेक्ट बताए गए हैं। तो पहला इसके अंदर जो एस्पेक्ट है वो है अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन को रेगुलेट करना, कि कोई शख्स जो सप्लायर मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट पोजीशन पे है, वो अपनी पोजीशन को यूज करते हुए क्या कर रहे हो सजाद, डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। अब मेरा निकाल के तो देखो, आज यहाँ खा रही मैं, अगर ये कौन निकल आया, एक कॉल। अच्छा जी, तो क्या है भाई कि जब कोई मार्केट के अंदर डोमिनेट पोजीशन पे बैठा है, कोई भाई बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन है, उसकी लंबी चौड़ी दुकान है, बड़ी अच्छी खासी सप्लायर है, उसके पास बड़ी उसकी मार्केट है, तो जाहिर बात है अपनी पोजीशन को यूज करेगा। हम यहाँ पे जो है एक मैनेजर जो होता है अपने सीनियर के ऊपर टॉप पोजीशन पे, वो अपनी पोजीशन को डोमिनेट करता है, वो वहां से उससे क्या कहते हैं, आपके पास 50,000 का मोबाइल होगा, आपसे 20,000 में खरीद लेगा। क्यों भाई, आगे 3.5 साल आपने आर्टिकल भी तो करनी है ना अभी, नहीं तो आपकी जिंदगी आराम कर देगा फर्म के अंदर। तो लिहाजा कंपटीशन एक्ट जो है इस चीज को रेगुलेट करता है कि कोई भी सप्लायर अगर मार्केट में डोमिनेट पोजीशन रखता है तो अपनी उस पोजीशन को यूज करते हुए कंज्यूमर का इस्तेमाल ना करे, उसको मैनिपुलेट ना करे, या कोई अनड्यू एडवांटेज जो है वो ना ले सके। तो लिहाजा नो पर्सन शेल अब्यूज डोमिनेट पोजीशन। लॉ कहता है कोई भी शख्स अपनी पोजीशन को, डोमिनेट पोजीशन को यूज नहीं करेगा। An abuse of dominant position shall be deemed to be have been brought about, maintained or continued if it consists of practices. Dominant position से क्या मुराद है? Abuse of, देखो यार, देखो पहले नंबर पे अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। कंपटीशन एक्ट ये नहीं कहता यार तुम अमीर ना हो, या तुम बड़े सप्लायर ना बनो, या तुम बड़े जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ना बनो, बड़े बिजनेसमैन ना बनो। इस चीज से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वो कहता है कि देखो तुम सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन जब बड़े बन जाओ तो अपनी उस पोजीशन को यूज करते हुए छोटों को रगड़ा मत लगाओ। तो डोमिनेट पोजीशन की गलत इस्तेमाल से क्या मतलब है कि भाई किसी भी जगह पे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करो जो कंपटीशन को खत्म कर दे मार्केट में। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट के अंदर आप 10 सप्लायर हैं या 5 सप्लायर कर लेते हैं, तो अच्छा खासा एक कंपटीशन चल रहा है प्राइस के अंदर भी और चीजों की सप्लाई क्वालिटी के अंदर। तो आप सारे बर्गर बेच रहे, आप बर्गर बेच रहे हो, आपको समझ आएगा, आप सारे बर्गर बेच रहे हो, आप सारी सारी बात है 100 रुपए का बेच रहे हो, आप में से कोई 120 का नहीं बेच सकता, 110 का नहीं बेच सकता। लेकिन इनमें से जो ये वाला बंदा था, ये एक डोमिनेट पोजीशन पे आ गया, मतलब ये इसको अच्छे खासा टाइम भी हो चुका था, इसकी मार्केट बाकी सबसे ज्यादा थी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो इसके पास एक अच्छी खासी जो है वो अमाउंट थी, एक अच्छी खासी कंज्यूमर की लिस्ट थी, या कस्टमर इसका एक अच्छा खासा था। इसने क्या किया, इसने इन सारों को कहा कि देखो यार इस तरह लड़ते झगड़ते रहे ना तो मामला खराब है, अगर इस तरह कंपटीशन हमने बना के रखा तो हमें कोई भी नहीं खा पाएगा। तो बेहतर ये है कि हम आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कोई भी हम में से दुकान वाला जो है वो 110 रुपए से कम बर्गर नहीं बेचेगा। तो बेसिकली ये जो डोमिनेट पोजीशन पे था, इसने अपनी पोजीशन को यूज करते हुए मार्केट के कंपटीशन खत्म करने की कोशिश की है। ऐसी बात है जी सर। किस लिए? ताकि कस्टमर की बात लगाई जा सके। ऐसा ना? बिल्कुल जी सर। तो जरूरी नहीं है सर। जी बेटा। जी सर, वैसे जरूरी भी नहीं है, हो सकता है ना कि कम करने के लिए किया हो। बेटा देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल वर्ल्ड में, अभी आप बच्चे हो आपको नहीं पता, कमर्शियल वर्ल्ड में इंसानियत, एहसान, खुदमतदारी, खुदमत खल्क सब कुछ फारेग है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप सिंपल ये देखो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आप किसी को बगैर इंटरेस्ट के टैक्स नहीं, लोन भी नहीं दे सकते, आप कर्ज हसना नहीं दे सकते। अगर आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? हम कहते हैं हम नेकी कर रहे हैं। टैक्स वाला कहता है थोड़ी सी नेकी और करो, मुझे टैक्स भी दे दो इस पे। मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि तुम मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हो तो मुझे उस पर टैक्स दे दो, तुम लोन लो, तुम्हारी नेकी है। तो लिहाजा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी चीजें नहीं होती, ऐसा नहीं होता कम करने के लिए वो इकट्ठे हों। अच्छा, अब अगर कम करने के लिए इकट्ठा हुआ है तो इसका मतलब है फिर तो कोई मसला नहीं है ना यार, फिर तो अपनी पोजीशन का गलत तो इस्तेमाल ना किया ना उसने, फिर तो कंपटीशन एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो इसको बढ़ाने के लिए कर रहा है तो फिर वो अपनी पोजीशन को यूज कर रहा है कस्टमर की वर्ड लगाने के लिए और मार्केट से कंपटीशन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसको कहते हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन।
हाँ क्लियर है यार, मुझे कसम से आपको समझाना और रोड को रख के रिक्शे में बिठाना एक बराबर है। जी सर, क्लियर। ओके जी, द एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको कहा जाता है कि ये अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन में आती हैं। The extraction practices referred to as above shall include but are not limited to, तो मतलब ये नीचे वाली तमाम वो हरकतें हैं जिनको अगर आप करते हो तो कंपटीशन एक्ट कहेगा कि भाई आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, दफा हो जाए यहाँ से। वो कौन सी हरकतें हैं? वो कहते हैं लिमिटिंग द प्रोडक्शन, मार्केट में सप्लाई रोक दो, सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो जाहिर बात है प्राइस तो बढ़ जाएगी उसकी, तो लिहाजा प्रोडक्शन को लिमिट करना। सेल एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस, क्या भाई आप प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज जो है वो कर दो। या अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशन, कि भाई कुछ कंडीशन लगाना जो गैर जरूरी है या अनफेयर, मिसाल के तौर पे वारंटी ना देना, साल के तौर पे चेक करने का मौका ना देना, या रिफंड या रिटर्न का सिस्टम ना रखना, तो ये चीजें जो है ये अनफेयर मीन्स में आती है, अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशन में आती है। इसके अलावा कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड, क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शो कराओ। देखो मार्केट के अंदर जब कंपटीशन है और लॉ कहता है कि भाई अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस एक है तो तमाम कस्टमर के लिए एक होनी चाहिए। आप ऐसा ना करो कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे है उसको चीज 100 की बेचो, गड्डी पे है तो उसको 1000 की कर दो, ये बकवास हमारे यहाँ चलती है। मैं खुद भी यही करता हूँ, जब गाड़ी पे होता हूँ तो मैं दूर गाड़ी रोक के फिर पैदल जाता हूँ, और मैंने ये तजर्बा किया हुआ है, मैंने ये तजर्बा किया हुआ है। हुआ ये, हम उस वक्त थे आई थिंक हम घूमने गए हुए थे फोर्टमंड, हमारे साइड का मरी समझ लो से, वापस आ रहे थे तो हमें डीजी खां में रात हो गई। डीजी खां में रात हुई तो मेरे साथ मेरा कजन था, दोस्त था, तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने एक होटल लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि उनको होटल से थोड़ा सा पीछे उतारा, मैंने कहा कि मैं गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ, तुम जाके उससे गपशप करो। तो मैं जब पार्किंग में गाड़ी लगाने गया, खैर उन्होंने गपशप की, मेरे ख्याल में मामला तय शय करके वो ऊपर भी चले गए। मैं गाड़ी पार्किंग में जहाँ पे लगाने गया था वहां जगह नहीं थी, तो मैंने कहा कि उसी होटल के सामने चलते हैं देखते हैं। पता चला उस होटल में जाके कि उनकी अपनी पार्किंग थी। मैंने वहां पे गाड़ी पार्किंग पे लगाई, मैं आगे कमरे में वहां पे रूम में पहुंचा, मुझे नहीं पता कि वो बंदे पहले यहाँ से गपशप करके गए हुए, मतलब वो पहले मामला तय करके गए हुए हैं या प्राइस तय करके गए हुए हैं। तो मैंने गाड़ी लगाई, गाड़ी लगा के मैं वापस आया तो जनाब सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी सर कैसे हैं, रूम चाहिए 3 बंदों के लिए, तो बाकी बंदे किधर हैं? तो उनको लगा कि शायद बंदों के साथ बंदियां भी होंगी, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, हम दोस्त ही हैं, तो वो आ रहे होंगे। मैंने ये मुझे नहीं पता कि वो भाई होटल में ऊपर गए हुए हैं या किधर गए हुए हैं, तो मैंने कहा यहीं कहीं बाहर ही आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो 3 बंदों के लिए बारह मुझे रूम चाहिए, तो वो जो रूम था पर नाइट का उन्होंने मुझे उस वक्त 3000 बताया। अभी वो डील कर रहा था, मैंने 3000, उसने कहा मैं ऐसे बैठा था, मैं फोन करने लग गया उनको कि बुला लूं, तो इतनी देर में वो ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आए, तो कहते हैं जी हमने रूम ले ली। चलिए ये अच्छी बात है, जब हम ऊपर जब कितने में लिया है, 1300 में लिया है। अब ये हाल है, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि डिफरेंट कस्टमर से विदाउट जस्टिफिकेशन, यार कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है कि बंदा गड्डी पे आया तो उससे 3000 ले लो, तो है बाहर वाले को लग रहा होता है कि अंदर गड्डी में बैठा बंदा लश लाइफ है इसकी बड़ी सुकून से, जो अंदर बैठा है वो कांटों के ऊपर बैठा होता है। 1 लीटर में 10 किलोमीटर नहीं करती मार के, ऊपर से 6 फुट आगे, जी 6 फुट पीछे है, 6 फुट इस साइड पे, इतना इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है ना गाड़ी चलाते वक्त बंदे के। एक रगड़ लग गई आपका 10,000 का चूना लग गया। तो मैं तो भाई प्रेफर करता हूँ बाइक, मैं लाहौर में मुसलसल बाइक ही चलाता हूँ, गाड़ी ले भी आता हूँ। अभी भी मैं गैरेज वाला आया था तो खड़ी है, पार्किंग में लगा के खड़ा दिया, बाइक यहाँ पे बहुत बेस्ट है, मतलब कंफर्टेबल तो रहता है। गाड़ी में भाई छील के रख देते हैं यहाँ पे लाहौर में, तो है इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी एक अनफेयर प्रैक्टिस है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तमाम लोगों को सेम प्राइसेस ऑफर करनी चाहिए। टाइम से क्या मुराद है कि भाई क्या कहते हैं, आप लोगों को कंडीशनल सेल परचेज ऑन द परचेज ऑफ अदर गुड्स और सर्विस, कि भाई जिस तरह हम कहते हैं ये मैंने ये चीज खरीदनी है, वो कहता है ये 2000 का है, लेकिन अगर साथ में ये खरीदते हो तो आपको 1500 की मिलेगी। ये आपको तब मिलेगी जब आप, मिसाल के तौर पर इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले कभी कोई यूटिलिटी स्टोर से चीनी खरीदने गया, कभी चेक कर लेना, नहीं गया आप, वहां पे ना सब्सिडाइज चीनी होती है, और उसकी चीनी के साथ उसकी मिठास भी सब्सिडाइज ही होती है, वो खजूर से बनी हुई चीनी है बेसिकली, वो मीठी नहीं है इतनी का। तो क्या है कि आप वहां पे जब चीनी लेने जाओ तो वो कहते हैं कि जनाब साथ में कोई और चीज लोगे तो फिर हम आपको चीनी देंगे, तो साथ में साबुन घी या कुछ ऐसा लेना पड़ जाता है। तो ये टाइम, ये गलत चीज है भाई, ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अपने इदारों में हो रही है, तो क्या कर सकते हैं किसी और जगह पे। बहरहाल ये कंपटीशन एक्ट वो कहता है कि आप कंडीशनल नहीं लगा सकते, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। चलिए जी,
आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। ये सारा आपने पढ़ना है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। कल हम इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। और ये थोड़ा सा बाकी दोनों चैप्टर से थोड़ा सा लेंथी है, आप कह सकते हैं कि 2 पेज के ज्यादा, बाकी कोई 5 पेज का चैप्टर लेंथी नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको टेस्ट आज भेजूंगा इंशाल्लाह। चैप्टर 16 का टेस्ट है आपका, वो भी आपने करना है। पार्टनरशिप करें बेटा, साथ साथ तैयारी करते रहें। अब हम इंशाल्लाह अपने एक फ्लो के अंदर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआ मान में रखे। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।